हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है रैगिंग। आपने अक्सर फिल्मों में या सीरियल्स में अपने आसपास जो शिक्षण संस्थान है उनके परिवेश में देखा होगा कि बड़े स्तर पे आज भी जो स्टूडेंट्स हैं वो रैगिंग का शिकार होते हैं। ठीक है, तो रैगिंग के संदर्भ में यूजीसी के नए डेटा क्या हैं, रैगिंग के कारण क्या हैं, रैगिंग को खत्म करने के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं और अलग अलग तरीके से क्या क्या प्रयास किए गए हैं रैगिंग को रेगुलेट करने के, इन सारे मुद्दों पे आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये मुद्दा न्यूज में क्यों है, तो अभी हाल ही में जो यूजीसी है यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इन्होंने एक डेटा दिया और ये कहा कि पिछले 5.5 वर्षों में, ध्यान रखिएगा, पिछले 5.5 वर्षों में रैगिंग का शिकार होने से कम 25 छात्रों ने आत्महत्या की है। ये एक बड़ा डेटा है। 5.5 वर्षों में 25 छात्र केवल रैगिंग के कारण मरने पे विवश हुए। यदि हम रैगिंग की बात करें तो रैगिंग होती क्या है, तो ध्यान रखिएगा। यदि पहले डेटा देख लेते हैं कहाँ क्या क्या हुआ। विशेष तौर पे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 4 बेसिकली जो छात्र छात्राएं हैं वो उन्होंने आत्महत्या की। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में बड़े स्तर पे हमें आंकड़े दिखे हैं रैगिंग के चलते आत्महत्या के। यदि 2017 के सर्वेक्षण की बात करें, 2017 में एक सर्वेक्षण हुआ था, उसकी बात करें तो भारत के लगभग 40% छात्रों को किसी न किसी प्रकार की रैगिंग, बदमाशी, उत्पीड़न इत्यादि का सामना करना पड़ता है। और विशेष तौर पे मेडिकल और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कॉलेजेस हैं उनमें ये आंकड़ा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यदि हम बात करें रैगिंग क्या है, तो रैगिंग एक प्रकार की हिंसा है ना, जो छात्रों को अपमानित करने, उनको डराने, उनको धमकाने और कई मामलों में उनको चोट पहुंचाने का कारण बनता है या चोट पहुंचने की संभावना होती है। आपने देखा होगा ना कई सारी मूवीज में, जैसे 3 इडियट्स में देखा तो जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स को किस तरीके से उनकी इंसल्ट करते हैं। इसी तरीके से आपने राधे, एक मूवी नहीं थी, सलमान खान की एक मूवी थी तेरे नाम, उसमें भी रैगिंग की काफी सारी घटनाएं देखी। और कई सारी फिल्म, कई सारे वेब सीरीज में इस बात को भी दर्शाया गया है कि किस तरीके से रैगिंग के चलते जो स्टूडेंट है वो अवसाद में आते हैं और आत्महत्या तक का कारण बन जाती है रैगिंग, है ना। तो एक बहुत खराब व्यवस्था है ये कॉलेजेस के लेवल पे। कई बार रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स को भी ये नहीं पता होता कि इसके इतने खतरनाक परिणाम सामने आ जाएंगे। तो जागरूकता अभियान चलाने की बड़े स्तर पे जरूरत है। तो आपको समझ में आया रैगिंग क्या है, मतलब एक हिंसा का काम है जो छात्रों को अपमानित, डराने, धमकाने या चोट पहुंचाने का कारण बनता है। और इस रैगिंग में जो वरिष्ठ छात्र होते हैं यानी जो सीनियर छात्र होते हैं वो जूनियर्स को या जो नए प्रवेश लिए छात्र होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनका अपमान करना, उनका उत्पीड़न इत्यादि इसमें शामिल है। और ये जो रैगिंग की व्यवस्था है ये अक्सर घातक बन जाता है क्योंकि लोगों को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक यातना का शिकार होना पड़ता है। और ये मनोवैज्ञानिक अवसाद, चिंता कई बार इतनी बढ़ जाती है कि छात्र या छात्रा विवश हो जाते हैं आत्महत्या करने के। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हम अपनी शैक्षणिक संस्थानों की मान सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए, फोटो में आपको दिख रहा होगा। भारत में रैगिंग की घटनाओं के कारण क्या है, यदि हम कारणों का अवलोकन कर लें तो भाई सबसे पहला कारण तो है नए छात्रों के स्वागत के नाम पर रैगिंग की जाती है। और वरिष्ठ छात्रों को उनके अधिकारों का एहसास दिलाया जाता है कि हम सीनियर हैं, आपको हमारे अधीन रहना पड़ेगा, हमारी बातें माननी पड़ेंगी, है ना। यदि बातें नहीं मानोगे तो हम आपके अधिकारों का उल्लंघन भी कर सकते हैं। तो छात्रों के स्वागत के नाम पे। दूसरा, प्रतिशोध रैगिंग भी देखने को मिली कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ था तो अब हम अपने जूनियर्स को क्यों छोड़े, हम भी रैगिंग करेंगे, हम और ज्यादा खतरनाक लेवल पे करेंगे। तो कई बार हमें देखने को मिला कि प्रतिशोध रैगिंग के नाम के चलते भी जो ऐसे सीनियर्स जो खुद कभी ना कभी रैगिंग का शिकार हुए थे अपने जूनियर्स के साथ कई प्रकार की जातियां करने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। और वो उन्हें सब कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं जो खुद उन्होंने सहा था। तो ये भी एक बड़ा रीजन है रैगिंग का। अगला देखें
तो कई प्रकार के उच्च प्रतिष्ठित भारतीय कॉलेजों में रैगिंग का इतिहास रहा है। विशेष तौर पे जो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे रैगिंग का इतिहास रहा है लंबा चौड़ा। अभी तो काफी कंट्रोल हुआ है, पहले मतलब आज से 10-20 साल पहले तो रैगिंग बड़े स्तर पे एक तरीके से हमें हर छोटे छोटे कॉलेज में भी दिखती थी, है ना, ध्यान रखना। तो ये है रैगिंग के कारण। इसके नतीजे क्या होते हैं, इसके रिजल्ट क्या होते हैं? पहली बात तो रैगिंग लगातार होने से ये तनाव का कारण बन सकती है और पूरे संस्थान की, भाई उस स्टूडेंट की कामकाज की क्षमता को तो प्रभावित करेगी ही ना। भाई वो तनाव में आएगा, उसकी कामकाज की क्षमता प्रभावित होगी, उसके जो उद्देश्य थे वो अपने उद्देश्यों को अचीव नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। तो सबसे पहली बात तो तनाव का कारण बन सकता है। दूसरा, इस रैगिंग और धमकाने के दीर्घकालीन परिणाम भी सामने आए हैं और आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आप देख सकते हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित होने का उच्च जोखिम होता है और जो पारस्परिक संबंध होने चाहिए एक सीनियर और जूनियर के बीच में, उनमें खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस तरीके के स्ट्रेस डिसऑर्डर का जो है कारण बन जाते हैं स्टूडेंट। गंभीर अवसाद भी हो जाता है और ये कई बार अवसाद या तनाव इस लेवल पे बढ़ जाता है कि जो स्टूडेंट है वो आत्महत्या जैसी घटना का कदम उठा लेते हैं, है ना। तो ये इसके नतीजे हैं। इसके साथ ही हम देखें, रैगिंग से आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने और लंबे समय में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जिसे रैगिंग करने में, दूसरों को उत्पीड़ित करने में, परेशान करने में, डराने में, धमकाने में अच्छा लगने लगे तो हो सकता है कि वो आपराधिक गतिविधियों की तरफ बढ़ जाए, है ना। तो इसका भी खतरा बढ़ जाता है। और साथ ही शराब और नशीली दवाओं की लत भी लग जाती है पर अपने स्ट्रेस को दूर करने के नाम पे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये इसके नतीजे हैं जिसमें हमने तनाव देखा, दबाव देखा, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखा, पारस्परिक संबंधों की खराब गुणवत्ता, गंभीर अवसाद, आत्महत्या जैसे जो है कारण, और आक्रामक व्यवहार, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना, शराब और नशे की लत इत्यादि, है ना। और बड़े स्तर पे एक न्यूज कटिंग है तो न्यूज कटिंग की, रैगिंग ने ली मेडिकल छात्रा की जान। तो इस तरीके की घटनाएं आप आए दिन समाचार पत्रों में देखते होंगे। रैगिंग के खिलाफ सरकार ने क्या क्या काम किए, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो भाई सबसे पहला प्रयास है, ये प्रयास पता होने चाहिए, राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन बनाई है सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जब रैगिंग की घटनाएं बड़े स्तर पे बढ़ रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रैगिंग की शिकायत के बारे में संस्था के प्रमुख और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित करके बेसिकली इस हेल्पलाइन के माध्यम से पीड़ितों की मदद करने का काम किया जाता है। तो एक तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन बनी हुई है और इस हेल्पलाइन की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जो शिकायतें आती हैं उन शिकायतकर्ताओं का जो नाम है वो गुमनाम रखा जाता है। राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन बनाई गई है। दूसरा प्रयास है सरकार की तरफ से, यूजीसी के दिशा निर्देश है। समय समय पे यूजीसी दिशा निर्देश देती रहती है। रैगिंग के खतरों को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है कि सभी संस्थानों को रैगिंग को रोकने और छात्रों को चरम कदम उठाने से बचाने में मदद करने का आदेश देते हैं। हर एक जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वहां पे इन यूजीसी के जो दिशा निर्देश है इनके पालन करने का काम भी किया जा रहा है बड़े स्तर पे। इसीलिए तो डेटा भी कम हुआ है, पहले ये डेटा और ज्यादा था, ठीक है। तो इस तरीके के कदम हम देख सकते हैं। तीसरा, यूजीसी के दिशा निर्देश ही नहीं है बल्कि यूजीसी ने एक हेल्पलाइन भी बनाई है जो 24/7 एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के तौर पे काम करती है। और इस एंटी रैगिंग सेल छात्रों और अधिकारियों के बीच एक सेतु का काम करता है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है तो तत्परता के साथ जो वहां के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनको सूचित किया जाता है और शीघ्र तरीके से जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। तो यूजीसी की हेल्पलाइन भी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के तौर पे 24/7 काम कर रही है। अन्य नियम देख लो तो अलग अलग संस्थानों ने अपने अलग अलग नियमों में एंटी रैगिंग मतलब रैगिंग के खिलाफ अभियान चलाने का काम किया है। जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्होंने अपना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक इसमें अलग से रैगिंग की रोकथाम और निषेध विनियमन 2009 बनाया है तकनीकी शिक्षा परिषद ने। इसी के साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अपना
मेडिकल संस्थानों, शिक्षाओं में, मतलब कॉलेजों, संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध अधिनियम लागू किए। यानी सरकार की तरफ से प्रयास हो गया है ना, एंटी रैगिंग हेल्पलाइन बनी, यूजीसी के निर्देश है, यूजीसी हेल्पलाइन है और अलग अलग संस्थानों के नियम है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं ये बता दूं कि 23 अगस्त से स्टडी IQIS हिंदी का जो नया बैच है वो लॉन्च होने वाला है। ये P2I बैच है, यानी पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जाएगी। याद रखिएगा, यदि आप 13 से 14 महीने में अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, यदि पीटी पास करते हैं, दिल्ली में 4 महीने हमारी गाइडेंस में रहने पढ़ने की सुविधा, आपके इंटरव्यू, आपके फाइनल सिलेक्शन तक आपसे जुड़े रहना, तो आप निश्चित तौर पे इस बैच से जुड़ सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये कंप्लीट PT2 इंटरव्यू बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा और 2 साल की वैलिडिटी होगी। तो यदि अनुशासन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जुड़े और कोड यूज करें LDLIVE, ठीक है। यदि हम रैगिंग के सुझाव देखें कि भाई और क्या क्या होना चाहिए, एक तो परामर्श कक्ष होना चाहिए। जो परामर्श कक्ष है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कानून व्यवस्था कायम है, संस्थानों को छात्रों की सुरक्षा भावना पैदा करने के लिए पहल करनी चाहिए। काउंसलिंग सेल होने चाहिए, है ना। ये जो परामर्श कक्ष है इन्हीं को हम काउंसलिंग सेल भी बोलते हैं, जो समय समय पे छात्रों की मदद करें, उनको परामर्श दें, उनको इस तरीके से अतिवादी कदम उठाने से रोकें, या इस तरीके की जो शिकायतें आती हैं छात्रों या छात्राओं की तरफ से उनका निदान करें। तो इस तरीके के परामर्श कक्ष हर शिक्षण संस्थान में होने जरूरी है। साथ ही ये प्रयास होना चाहिए कि बातचीत के स्वस्थ तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए किसी भी संस्थान द्वारा, जहाँ पे जूनियर सीनियर साथ में मिलके बातचीत करें, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोगात्मक एक व्यवस्था बनाएं, है ना, जिससे इस तरीके की स्थितियां कम हो जाएंगी। साथ ही जागरूकता निर्माण की भी जरूरत है, क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हमारे इन कार्यों से, यानी रैगिंग के इन कार्यों से कोई छात्र अपनी जान तक दे सकता है ना। तो जागरूकता अभियान चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई, जैसे हमने देखा ना, अधिकांश उत्पीड़क रैगिंग को आकस्मिक मनोरंजन समझते हैं, तो इनके प्रभाव को हमें बताना पड़ेगा। अलग अलग समय पे सत्र आयोजित करने पड़ेंगे जहां पे हम सीनियर्स को भी प्रेरित करें, है ना, इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए, या इस तरीके की घटनाएं यदि कोई सीनियर कर रहा है तो दूसरा सीनियर ही उसको रोके, है ना, ताकि जूनियर्स को इस तरीके की घटनाओं से परेशान ना होना पड़े। साथ ही जो परामर्श सेवाएं हैं वो जो स्वायत्त होनी चाहिए, ताकि छात्रों की गोपनीयता बनी रहे और बिना किसी झिझक के मदद ले सके, है ना। तो परामर्श केंद्र हो गया, इसके साथ बातचीत के स्वस्थ तरीकों को बढ़ावा देना, जागरूकता निर्माण और रैगिंग विरोधी गतिविधियां, मतलब रैगिंग विरोधी छात्र समितियां भी बने, है ना। जैसे कॉलेजों में रैगिंग समितियां हैं कि भाई हमें रैगिंग करनी है, ऐसे ही रैगिंग को रोकने के लिए विरोधी समितियां भी बने। जब ये समितियां बनेंगी तो ये खुद रेगुलेट करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये गलत काम हुआ है तो हम इसका विरोध करें, उसको फिर आधिकारिक स्तर पे हम ऊपर लेके जाएं। इससे क्या होगा, कैंपस सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। कैंपस सुरक्षा कार्यालय स्थापित करने का भी प्रयास करना चाहिए, और इस तरीके की पहल न केवल छात्रों बल्कि अभिभावकों में भी आशा जगाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की रैगिंग का प्रयास सामूहिक तौर पे, रैगिंग को रोकने का प्रयास सामूहिक तौर पे करना पड़ेगा। यदि वे फॉरवर्ड की बात करें तो छात्र हो या शिक्षक हो या अभिभावक हो, इनको मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, मतलब तनाव प्रबंधन और संकट के संकेतों की पहचान के बारे में शिक्षित करने की जरूरत, कि भाई ये पहचान है, आपका बच्चा किसी से बात नहीं कर रहा है, या फिर वो अपने में ही रह रहा है, या वो दुखी है, तो पेरेंट्स को भी शिक्षित किया जाए ना। आप उनसे बात करो, आप उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करो, ताकि इतना अतिवादी कदम कोई भी स्टूडेंट ना उठाए, ठीक है। तो सबको शिक्षित, छात्रों को भी, मतलब दोस्त भी शिक्षित, दोस्त भी देखें कि भाई इसका मूड या इसका जो व्यवहार है वो परिवर्तित हो रहा है क्या। शिक्षक भी ऑब्जर्व करें, पेरेंट्स भी ऑब्जर्व करें, तो हम इन आत्महत्याओं को बचा सकते हैं, तब ठीक है। इसके साथ ही छात्रों को कलंक से मुक्त करना चाहिए। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि कोई स्टूडेंट मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य सहायता
लेने को तनाव वो मानते हैं ना, कलंक की, अरे भाई ये तो पागल हो गया है। भाई साइकेटिस्ट के पास जाना कोई पागलपन थोड़ी ना है, मानसिक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है। तो इसे हमें कलंक से दूर रखना चाहिए, ताकि यदि वास्तव में कोई स्टूडेंट मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित है तो वो इस प्रकार की सहायताओं को बेझिझक ले सके, बिना कलंक के ले सके, ठीक है, ताकि समस्या का समाधान हो सके। तो इस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए, कभी रैगिंग से रिलेटेड आए तो आपको पता होना चाहिए रैगिंग क्या है, कारण क्या है, डेटा क्या है, सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं रैगिंग को रोकने के लिए, और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और मेंटल हेल्थ से जरूर जोड़ना है रैगिंग को, ठीक है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप इस तरीके की वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे कमेंट जरूर करें। पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी। इस टेलीग्राम चैनल पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।